चलिए अब हम बात करेंगे नया एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। ओके, वहां तक का चैप्टर हम वहां तक का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, वहां तक का पूरा समझ में आया होगा। हमने अवध के बारे में बात कर लिया, जिन्होंने बेटा नहीं देखा तो पुराने वाले जाके जरूर देख लीजिएगा। हमने अवध के बारे में बात किया, बंगाल के बारे में बात किया, हमने मैसूर के बारे में बात किया, विजयनगर एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत बताया, वो गिर गया था, तो उसके बाद मैसूर डायनेस्टी के बारे में अपने पढ़ा, और उसके बाद अपन ने मराठाओं के बारे में पढ़ा। ओके, तो अल्टीमेटली अपन ने सबके बारे में पढ़ लिया। अब हम बात आती है यहाँ पे यूरोपियन की, कि ये जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ये यूरोप वाले जो इंसान थे ये इंडिया में आना कैसे शुरू हुए। तो सबसे पहले मैं स्टोरी बताऊंगा, उस स्टोरी को दिमाग में बिठाने की कोशिश करना, शायद आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियन आपको मेरी बातों में ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ओके, अब सुनते जाना बड़े प्यार से, मेरी 10 से 15 मिनट मेरी स्टोरी चलेगी, उसको सुनना, फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा ना वैसे आप चीजों को रिलेट कर पाओगे। अब बात यहां पे मैं आपको बताता हूं कि यहां पे ये पोर्तुगीज हैं। सबसे पहले इंडिया में आने वाले भी बेटा कौन है, पोर्तुगीज, और सबसे बाद में जाने वाले भी पोर्तुगीज हैं। तो ये याद रखना, कोई पूछे आपसे कि इंडिया में सबसे पहले कौन सी यूरोपियन पावर आई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट में आने वाले भी पोर्तुगीज हैं, जाने वाले भी पोर्तुगीज हैं। कोई पूछे कि आपसे बाद में कौन आया था, तो बोलोगे डच आए थे, और उसके बाद आपके पास इंग्लिश आए थे, और उसके बाद आपके पास फ्रांस आए थे। ये सीक्वेंस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे फर्स्ट में आने वाले कौन थे, पोर्तुगीज, और सबसे लास्ट में आने वाले कौन थे, फ्रांस। अब देखो इंग्लिश वाले जो हैं, इटली वाले, जो ब्रिटेन वाले, इतने बाद में आए थे बेटा, थर्ड में। अब सबसे ज्यादा आपने ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश के बारे में बात किया होगा कि क्या कमी रह गई होगी कि पोर्तुगीज यहां पे मतलब इतना राजपाट नहीं फैला पाए, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो आप ब्रिटेन वाली जो आप सुनते हो कि वो इतने दिनों तक यहां पर राजपाट कर पाए। तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। हम आपको एक मैप दिखाने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखिएगा कि वर्ल्ड का मैप है, यहां पे ये पोर्तुगीज है, यहां पे ये स्पेन। जिस जिस वर्ड पे मैं फोकस कर रहा हूं ना, इस इनको दिमाग में बार बार रिकॉल करने की कोशिश करो। ये स्पेन है, ये पोर्तुगीज है। ओके, कहां थे बेटा, ये लिस्बन, 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 यहां का इनका कैपिटल है लिस्बन, यहां पे थे ये। अब देखिएगा यहां पे ये फ्रांस है बेटा, ये जर्मनी है, ओके, ये इटली है, ओके, ये इटली है, और ये यहां पे ग्रीस है, और ये तुर्की है, ये तुर्की है। सुनते जाना, ये सीरिया है, ये इराक है, ओके, ये ईरान है, ये सऊदी अरब है, और ये यहां पे इंडिया है। ये थोड़े से नाम आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। मैंने यहां से स्टार्ट किया, इधर फ्रांस वगैरह जो भी है, और इधर की अगर इधर की बात करोगे तो आपके पास यूएसए आ जाता है, अमेरिका इधर आ जाता है। जो ब्रिटेन है वो आपके पास यहां पे, ये सब के सब क्या है बेटा, यूरोपियन। इनको क्या कहा गया है, यूरोपियन, यूरोपियन। ओके, ये सब कुछ यूरोपियन है। अब इन्हीं के बारे में अपन बात करते हैं। और यहां पे ये रेड सी, इसको रेड सी बोला गया, क्यों बोला गया, अभी इस पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं फोकस करता हूं आपको समझाने पे। पहले क्या होता था कि हम बात करते हैं, अगर थोड़े से समय पहले की, थोड़े से समय पहले की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये इराक वाला एरिया, ये इजिप्ट वाला एरिया, ये पूरा ये यहां वाला एरिया, ठीक है। इस एरिया पे एक राजा का राज होता था जिसका नाम था रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर। और ये बहुत ही बड़ा एम्पायर था बेटा, और बहुत बड़ी जगह पे ये राज करता था। मतलब इधर वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये रोमन एम्पायर के अंडर में आता था। अब हमारे पास ये बहुत पुरानी बात है, कितनी पुरानी बात है अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। जैसे ही रोमन एम्पायर का पतन हुआ, रोमन एम्पायर खत्म हुआ, तो उसके बाद जो आपको ये दिख रहे होंगे यहां पे तुर्की, देखो इसको मैं पूरा इतना बना देता हूं, ये छोटा 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 सा बना दिया मैंने, ये पूरा रोमन एम्पायर के अंडर में, ये पूरा का पूरा रोमन एम्पायर के अंडर में। तो जैसे ही रोमन एम्पायर का पतन हुआ, तो उसके बाद बेटा ये जो तुर्की है, ये अरेबियन, इनको क्या बोला है, अरेबियन, अरेबियन, अरेबियन का इस जगह पे राज आ जाता है। अब देखो रोमन एम्पायर का इस पूरे प्रांत पे राज था, लेकिन अब आप बोलोगे कि अगर यहां से इसको मैं डिवाइड करूं तो इधर वाला पार्ट क्या बोलोगे, इधर वाले पार्ट को बोलोगे ईस्ट, और इधर वाले पार्ट को क्या बोलोगे, वेस्ट। यही बोलोगे, यही बोलोगे ना। तो इधर वाला पार्ट ईस्ट और इधर वाला वेस्ट। तो अब हमारे पास जो ये ईस्ट वाला पार्ट था, इस पे पूरा का पूरा राज किसका आता है, अरेबियन का आ जाता है। किसका, अरेबियन का, मतलब ये जो तुर्की वाला रीजन, इनका इस पे राज आ जाता है।
क्या होता था कि ये जो हमारे पास बहुत समय पहले की बात है, मेसोपोटामिया, उस समय की बात है कि हम जो ट्रेड करते थे, ट्रेड मतलब समझते हो ना, व्यापार। ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार। जो इंडिया से जो व्यापार होता था यहां तक यूरोपियन कंट्री में पहले भी होता था। कहां? मेसोपोटामिया, उसी टाइम से होता था, बहुत समय पहले से। कितने समय पहले से होता था इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। बच्चों को यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर ये ADCE BC BC ये चीजें हमको समझ में नहीं आती है। बेटा क्या हुआ कि आपको पता है ना, क्रिश्चियन धर्म बीच में बहुत चला था, और क्रिश्चियन में आपको पता है ईसा मसीहा थे। ओके, ईसा मसीहा के बारे में, क्रिस्ट, उनके बारे में बात सुनते होंगे आप, मूवी भी देखी होगी ईसा मसीहा की। तो वो थे क्या बेटा? क्रिश्चियन कॉन्गडम के। तो यहाँ पे उन्हीं के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे क्रिस्ट ने क्या किया, जो क्रिश्चियन थे, ईसा मसीहा, उन्होंने एक चीज रखी यहाँ पे, इसको सुनने बोल दिया, इसको सुनने बोल दिया। उन्होंने बोला कि यहां से जितने भी पहले के ईयर है ना, उनको हम अपन क्या पढ़ेंगे? बिफोर क्रिस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? बिफोर क्रिस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बिफोर क्रिस्ट पढ़ेंगे, बिफोर क्रिस्ट पढ़ेंगे। ओके, और आफ्टर जो अगर हम बात करेंगे क्रिश्चियन में, अगर इसके बाद हम बात करेंगे तो इससे क्या पढ़ेंगे आप इसे पढ़ेंगे बेटा एनो डोमिनी। क्या पढ़ेंगे बेटा? एनो डोमिनी, आफ्टर इस जीरो के बाद में। अभी देखो हमारे पास जो, अगर मैं बोलूं ना आज से 500 साल पहले, तो अभी जो प्रेजेंट से आप 500 साल पहले की बात कर रहे हो तो उसे आप बोलते हो एडी। एडी भी लगाओगे तो भी ठीक है, सी भी लगाओगे तो भी ठीक है। ओके, सी का मतलब कॉमन इरा, जो अभी के टाइम पे है। लेकिन बोलता है बीसी पीछे जब लग जाता है, तो बीसी का मतलब जो बिफोर क्रिस्ट ईयर, मतलब ये जो हमारे पास जो अभी 2000 ईयर है, जो मतलब 2000 ईयर जो कंप्लीट हुए, तो वो जीरो से स्टार्ट हुआ था ना, उससे पहले का जो ईयर है वो बीसी में जाएगा। लेकिन 2000 से आगे का जो ईयर है ये किस में जाएगा? एडी में जाएगा। तो अभी से बोलते हो 1000 साल पहले, तो ये किस में जाएगा? आप बोलोगे कि सर मतलब एडी के अंदर जाएगा। लेकिन ये बोलोगे कि आज से 3000 साल पहले, तो बीसी के अंदर चला जाएगा। समझ में आया? तो ये तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया। तो मैं बात करता हूं यहां पे रोमन एम्पायर की, रोमन एम्पायर की। तो रोमन, यहां से देखो बेटा जीरो है, और जीरो से यहां से क्या है? 117 एडी, ये इधर वाले एडी आ गए। तो रोमन एम्पायर इन 117 एडी के अंदर, तो मैंने बोला ना कौन कौन सी जगह पे वहां पे रोमन एम्पायर का राज था, तो इस पूरी जगह पर रोमन एम्पायर का राज था। और ये रेड सी है, ये रेड सी है, बात समझ में आया? रेड सी, बहुत बड़ी जगह पे इसका राज था। तो बात यह है कि हमारे पास, हम जो बात कर रहे हैं आज, पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच, इनके बारे में बात कर रहे हैं। इनका सीधा सा कंसेप्ट था कि इंडिया में जाके व्यापार करना है, मतलब ट्रेड करना है। और ट्रेड पहले से ही होता आया है, मौर्य काल से होता है। जब मौर्य थे, अशोक थे, उस टाइम से ही यहाँ पे ट्रेड होता आया है इंडिया के साथ। तो ये भी ट्रेड ही करना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि तो पूरे इंडिया पे ही राज करके चले गए। जो यूरोपियन कंट्री है इंडिया पे राज करके चली गई। ऐसा क्या हो गया कि वो ट्रेड करते करते राज करके इंडिया पे चले गए? तो उसी पे अपन बात करते हैं। तो मैं बात बोल रहा हूं कि ये जो यूरोपियन है ना, एंशिएंट टाइम मतलब प्राचीन काल से ही इंडिया से ट्रेड करते थे। कब से? मेसोपोटामिया, पेरेसिया सिंस 1200 BC की बात हो रही है। उस टाइम से ये एविडेंस हमको मेसोपोटामिया से हमको मिलते हैं, और विद एंशिएंट ग्रीस। तो हमको ये थोड़े से उसके प्रमाण मिलते हैं कि ये पहले से हम ट्रेड करते थे, यूरोपियन कंट्री के साथ पहले से ट्रेड करते थे, कोई नई बात नहीं थी। बात उसी टाइम की, मौर्य जो सम्राट था उसी टाइम पे हम ट्रेड करते थे। अब बात थोड़ी सी यहां पे आ जाती है, बात यहां पे थोड़ी सी आ जाती है। मैंने बोला रोमन एम्पायर अब गिर चुका है, रोमन एम्पायर अब गिर चुका है। अब देखना, ये जो बीच में है ना, किसका राज आ चुका है? यहां पे किसके? इन तुर्कियों का राज आ चुका है। मतलब यहां के जो ये सी है, यहां पे अरेबियन का राज आ चुका है। किसका? अरेबियन। अब ये अरेबियन यहां पे राज करने लगे, और जैसे ही अरेबियन का राज करने लगे, तो पहले देखना, पहले क्या करते थे, ये जो हमारे पास जो अंग्रेज थे, यूरोपियन आदमी थे, ये इटली वाले, ये आते थे सीधा यहां से समुद्र के रास्ते आते थे। और यहां से आने के बाद एक रास्ता होता था इराक के थ्रू, यहां से ये लैंडमार्क है, लैंडमार्क के थ्रू फिर यहां से वापस जल यात्रा इनकी शुरू होती थी। ओके, समुद्र के जरिए वापस ये इंडिया आते थे और ट्रेड करते थे। इनके लिए दूसरा रास्ता ये था कि इधर वो क्या आते थे, रेड सी वाला एरिया। ओके,
यहां से होके, यहां से आके, यहां से आके, यहां से घूमते हुए यहां से इंडिया में ट्रेड करते थे। ठीक है, क्योंकि इंडिया में मसाला बहुत ज्यादा होता था तो इंडिया में आसानी से ये ट्रेड कर लेते थे। लेकिन रीजंस क्या हुआ कि अब हमारे पास यहाँ पे बात आई तुर्कियों की, मतलब अरेबियंस की। अब इसको बोला गया अरेबियन सी भी बोला गया। क्या बोला गया? अरेबियन सी। अब ये अरेबियन है ना, इन्होंने भाई साहब इनके जो भी जहाज आते थे सबको जब्त करना शुरू कर दिया। और ये नहीं चाहते थे कि अब आप मतलब यहां से होके अपनी जल यात्रा शुरू करो हम, क्योंकि इनको बीच में से, तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है इसमें से देखो इनको जो जगह है, लैंड वाला रूट है, लैंड वाले रूट से जाना पड़ेगा। क्योंकि लैंड वाले रूट से ट्रेड करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि अभी की तरह आपके पास गाड़ियां थी, ओके, बाइक थी, ऐसी चीजें तो थी नहीं। ओके, तो पहले तो खच्चर गधा ऐसी चीजें थी, तो लैंड रूट इतना आसान नहीं था, बट जो जल वाला पानी वाला जो रूट था वो आसान था। ओके, और ये जो इधर के जो इंसान थे ये लोग अच्छे तरीके से नेवी में बहुत आगे थे, नेवी बनाने में। इंडिया वालों को तो नहीं आती थी नेवी के बारे में, इनको तो नॉलेज भी नहीं था, बट ट्रेड होता था, लैंड के थ्रू होता था, इधर होके अफगानिस्तान होके, इधर होके, इधर होके, इधर होके, ऐसे ट्रेड होता था। अब बात यह है कि अब जब यहां पे रोमन एम्पायर दिमाग में बैठ गया, बार बार बोलते हुए वो गिर गया, अरेबियों ने यहां पे राज कर दिया। अब अरेबियन ने क्या किया कि अब आपके जो ये जहाज है ना, आप इधर से है ना डायरेक्टली इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप यहीं से ट्रेड करोगे, मतलब हम यहां से, हम इंडिया से माल लेने जाएंगे, मतलब मसाला, जो इंडिया में बहुत ज्यादा मसाला होता था, हम लेने जाएंगे, हम लेके आएंगे और हम है ना अब आपकी कंट्री में सेल करेंगे। क्या बोला? हम माल लेके आएंगे इंडिया से और इंडिया से माल लेके हम आपको बेचेंगे। अब देखो ये तो जो अरेबियन ये करते क्या थे कि अगर इंडिया में कोई चीज है ना 100 रुपए की मिल रही है ना, 100 रुपए की मिल रही है ना, तो यार कम से कम इनके हिसाब से अगर ये इतने दूर आके और इधर जा रहे हैं, इधर बेचने जा रहे हैं, तो मतलब उसको 200 रुपए में बेच दो, डबल ले लो यार। इससे ज्यादा तो कोई क्या लोगे? इंडिया से जो भी मसाला आप लेने जा रहे हो, इंडिया से जो भी मसाला कमोडिटी आप लेने जा रहे हो, उसको यूरोप में जाके आप 200 में बेच दो। लेकिन ये अरेबियन, ये जो अरेबियन है, ये अरेबियन ऐसा नहीं करते थे। ये अरेबियन 100 रुपए में इंडिया से लेके आते थे और इनको बेचते कितने में थे? 1000 रुपीज में। मतलब 10 गुना पैसा, 10 गुना पैसा ये ज्यादा लेते थे। समझ रहे हो? 100 रुपए की चीज को 1000 रुपए में ये यूरोप में जाके बेचते थे। तो इनके ट्रेड इनका बढ़ रहा था और इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो क्यों आने देंगे इन लोगों को ये इस वाले सी के रूट से? क्यों आने देंगे? नहीं आने देंगे। अब देखो ये पोर्तुगीज भी है ना, ये पोर्तुगीज ये बैठे और ये स्पेन ये रहा। ओके, तो ये पोर्तुगीज भी सब कुछ यूरोपियन कंट्रियां है बेटा, ये सब कुछ यूरोपियन कंट्रियां हैं। तो ये पोर्तुगीज भी है ना पहले इसी सी रूट के थ्रू यहां से आती थी और ये भी ऐसे ही ट्रेड करती थी, इधर होके जाती थी और इधर होके जाती थी, या तो रेड सी से होके या इराक से होके इंडिया चली जाती थी। लेकिन पोर्तुगीज इनको भी भाई साहब इन अरेबियन कंट्री ने रोक लिया, इनको भी यही कर दिया कि हम सेल करेंगे, हमको इतना पैसा दो। तो ये बातें ऐसे होने लगी। अब भाई साहब इनका यूरोपियन कंट्री का दिमाग खराब हो गया। अब जैसे ही इनका दिमाग खराब हुआ तो कि यार इंडिया का है ना दूसरा रूट निकालो, कि इंडिया जाने का दूसरा रास्ता कौन सा है, क्योंकि समुद्र तो बहुत बड़ा है। इंडिया, उनको पता ही नहीं था कि इंडिया कहां पे, उनको एक ही रास्ता मालूम था कि इंडिया जाने का यही रास्ता है। अब इन्होंने सोचा कि अब इंडिया की खोज की जाए, मतलब इंडिया के लिए रिनेसा की भावना यूरोप की कंट्री में जागी, जिसे आप रिनेसा की भावना बोलते हो, मतलब पुनर्जागरण वहां पे हुआ कि इंडिया जाना है हमको और इंडिया कहां होके जाए। तो अब ये देखो मैं थोड़ा सा एक मैप और दिखाता हूं, एक मैप और दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, समझने की कोशिश करना। ये पोर्तुगीज लोग थे ना, ये पोर्तुगीज लोग थे ना, ये पहले भी ट्रेड करते थे क्योंकि ये यहां पे रहते थे। तो यहां से है ना थोड़ा इधर ये साउथ अफ्रीका वाला रीजन है ना, तो यहां तक तो ये ट्रेड करते थे बेटा, यहां तक तो ये आ चुके थे। लेकिन इनको भी नहीं पता था कि इंडिया कहां पे है, इनको भी पता नहीं था कि इंडिया कहां पे है। तो ये पोर्तुगीज यहां तक तो ट्रेड करते थे लेकिन इनको इंडिया के बारे में नहीं पता था। अब यही बात अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये सब कुछ लगे हुए हैं इंडिया को ढूंढने के लिए कि इंडिया कहां पे है, कि जिससे हमको इन अरेबियन को 10 गुना पैसा ना देना पड़े। इतनी बात आपके दिमाग में समझ में आ गया? इतनी बात आप लोगों के समझ में आगे बैठ गई? मैं आगे बढ़ सकता हूं अगर आपके दिमाग में बैठ गई हो तो? पक्का? अब सुनते जाना। मैंने बोला इंडिया में एंशिएंट टाइम से ही ट्रेड होता रहता था, मतलब प्राचीन टाइम से भी।
और ये कहां से मिले हमको? ये एविडेंस मिलते हैं आपको एंशिएंट ग्रीस से, ओके, या पेरेसिया मेसोपोटामिया सिंस 1220 बीसी से ट्रेड करते थे। प्री मौर्य काल और मौर्यन टाइम से ही ये ट्रेड होता रहता था। बात आती है कि रोमन एम्पायर ट्रेड हेवीली विद इंडिया। रोमन जो एम्पायर था वो बहुत ज्यादा ट्रेड करता था इंडिया के साथ। ट्रेड मतलब ज्यादा, मतलब आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इधर से इधर, इधर से इधर, ओके। तो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल था। और पहले तो क्या होता था कि रोमन एम्पायर के टाइम पे कोई चीज 10 रुपए की मिल रही है ना इंडिया में, तो उसको 20 रुपए में बेच देते थे। मतलब पहले तो ज्यादा यूं नहीं था, तो यूरोपियन कंट्री खुश थी। लेकिन अब वहां पे महंगाई बढ़ रही थी, किसके कारण? क्योंकि बीच में रोमन एम्पायर गिर गया तो वहां पर अरेबियन का राज हो गया। तो अरेबियन भाई साहब 10 गुना ज्यादा पैसा लेते थे उनसे। तो बात यही है। तो मैं यहां पे यही बताना चाहता हूं कि लाइक एंशिएंट रोम द इटालियन सिटी स्टेट ट्रेड विद द इंडिया, ओके, बाय सेलिंग द पोर्ट इन द लेवेंट प्रेजेंट डे इजराइल, इजराइल वाला एरिया, देन हेल्ड बाय ईस्टर्न रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटिनोपल, ओके। अब यहां पे हमने बोला कि इंडिया के साथ जो इटालियन सिटी थी वो चाहती थी कि हम ट्रेड करें, ओके। अब वो ट्रेड किसके थ्रू करें? जो रेड सी वाला एरिया है, मैंने बताया ना रेड सी वाला एरिया, ये रेड सी वाला एरिया, ये रेड सी वाला, कि इस ये जो ये यूरोपियन कंट्रियां हैं, ये ट्रेड करना चाहती है यहां से और ये यहां से। बीच में कौन बैठे हुए हैं बेटा? ये अरेबियन बैठे हुए। कौन बैठे हुए? अरेबियन बैठे हुए। अब ये अरेबियन भाई साहब 10 गुना पैसा लेते थे, ट्रेड करने नहीं दे रहे, पंगा फंसा रहे बीच में। अब देखो, दिस अलाउ इटालियन ट्रेडर टू बिकम वेरी रिच थ्रू देयर ट्रेड एंड एशिया, ओके। अब देखो 1453 के अंदर क्या हुआ, मैंने बोला ना, अब वहां पे पहले से चल रहा था कि अब हम इंडिया का रूट ढूंढते हैं कि इंडिया कहां पे है। तो 1453 के अंदर ऑटोमस ट्रुक्स आए। ऑटोमस ट्रुक पुट एंड द एंड ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड अनेक्स कॉन्स्टेंटिनोपल। ये जो बात मैंने बताई ना, ये वाली बात, ये बात किसकी है? ये रोमन एम्पायर के टाइम की बात है कि इस टाइम पे इटालियन और आपके जो यूरोपियन कंट्रियां हैं वो बहुत खुश थी, क्योंकि उनको ज्यादा पैसे में सामान नहीं मिल रहा था, जितना देना चाहिए था उतनी उसी में मिल रहा था। ये तो बात हुई रोमन एम्पायर के टाइम की बात। अब आफ्टर रोमन एम्पायर डिक्लाइन के बाद क्या हुआ? मैंने बोला कि यहां पे ऑटोमस ट्रुक आ गए 1453 के अंदर। ऑटोमस ट्रुक पुट एन एंड द ईस्टर्न रोमन एम्पायर एंड अनेक्स कॉन्स्टेंटिनोपल। जो कॉन्स्टेंटिनोपल है उसको अपने अंडर में कर लिया, ओके। ये वहां का कैपिटल है बेटा कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको अपने अंडर में कर लिया किन्होंने? अमेरिकन ने, मतलब तुर्कों ने, ओके। तो वहां पे उनका अब राज हो गया। अब देखो, ब्लॉक क्रिश्चियन यूरोप फ्रॉम ट्रेडिंग थ्रू देयर टेरिटरी। अब जो ये क्रिश्चियन है, मतलब पोर्तुगीज है, स्पेन है, यूरोपियन कंट्रियां हैं, अब वो डायरेक्टली इस रूट से ट्रेड नहीं कर सकती हैं। अब ये अरेबियन कंट्रियां ही वहां पे जाके माल को सेल करेगी और 10 गुना पैसा उनको देना पड़ेगा। तो वहां पे महंगाई बढ़ रही थी, और वो महंगाई बढ़ रही थी, तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो उसी टाइम पे यूरोप में रिनेसा की भावना जागृत हो रही थी। रिनेसा मतलब पुनर्जागरण, जिसको आप पुनर्जागरण, ओके, ऐसे लिखते हैं ना यार, हो सकता है मेरे लिखने में कोई गलती हो, ओके, तो इसलिए माफी चाहूंगा, आप समझ जाइएगा। रिनेसा का मतलब पुनर्जागरण। वहां पे पुनर्जागरण हो रहा था कि मतलब कैसे इंडिया का रूट पकड़ा जाए, इंडिया कैसे होके जाए। अब देखो, यहां से मैंने बोला इधर पोर्तुगीज थे, यहाँ पे पोर्तुगीज थे, तो पोर्तुगीज अपनी नेवी दौड़ाते हैं, इधर से आते हैं, धीरे 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 होते 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 यहां तक आ जाते हैं, ओके। यहां तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक इनको इंडिया का रूट नहीं मिला। तो यहां पे कौन पहुंचता है बेटा? सबसे पहले आप बोलोगे बार्थोलोम्यू डायस। बार्थोलोम्यू डायस नाम याद रखना, ओके। बार्थोलोम्यू डायस सबसे पहले ये 1487 के अंदर बेटा जहाज लेके निकलता है इंडिया की खोज के लिए कि इंडिया कहां पे है, ओके। अलोंग, देखो आपको पता है इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ओके। तो बार्थोलोम्यू डायस एक्सप्लोर बार्थोलोम्यू डायस। तो अब देखो, आपको पता है पोर्तुगीज यहां पे है, पोर्तुगीज यहां पे है, पोर्तुगीज यहां पे, तो ये पोर्तुगीज यहां पे है, ये देखो। तो भाई साहब यहां का ईस्ट तो इधर हुआ, वेस्ट इधर हुआ, तो ये वेस्ट की ओर निकल जाता है। कौन निकल जाता है वेस्ट की ओर? बार्थोलोम्यू डायस, समुद्र के अंदर, ओके ओके। बार्थोलोम्यू डायस 1487 के अंदर, ये सन याद रखना बेटा। सेल अलोंग द वेस्ट कोस्टल ऑफ द अफ्रीका राउंडिंग द केप ऑफ गुड होप। ये कहां पे पहुंच जाता है बेटा? देखो ये आ रहा है बार्थोलोम्यू डायस, यहां से आ रहा है, यहां से आने के बाद ये कहां पे पहुंचता है बेटा? साउथ अफ्रीका के रीजन में पहुंच जाता है। ये साउथ अफ्रीका है, तो ये साउथ अफ्रीका में पहुंच जाता है, खुशी खुशी पहुंच जाता है।
अब क्या होता है कि दूसरा होता है 1492 के अंदर दूसरा निकलता है जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ये भी अपना जहाज लेके निकलता है, पानी का जहाज लेके, लेकिन भाई साहब ये ऐसी जगह पे पहुंच जाता है, वो आज की तारीख में बात करो तो वेस्ट इंडीज आप उसे बोलते हो। ये अपना जहाज देके देखो, यहां से निकला था, ओके 1492, तो ये देखो अपना जहाज लेके यहां से यहां निकलता है, ये बोलता है कि यही इंडिया है। जो कोलंबस है ये बोलता है कि यही इंडिया है, इसी को इंडिया बोलने लग जाता है कि मैंने इंडिया को ढूंढ लिया है, लेकिन ये इंडिया था ही नहीं। तो इसीलिए आज की तारीख में जिसे आप बोलते हो उसे वेस्ट इंडीज बोलते हो, दिस इज वेस्ट इंडीज। ओके, तो ये वेस्ट इंडीज बाके बैठ जाता है। ओके, अब देखिएगा दूसरी बात, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न फ्रॉम स्पेन, ओके, वेस्टर्न फ्रॉम स्पेन टू फाइंड अल्टरनेट सी रूट टू इंडिया। अब यहां पे जो वेस्ट की ओर आपके पास जो स्पेन है, स्पेन देखो मैंने बोला ना पोर्तुगीज, यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये स्पेन है, ओके, ये भी बेटा यहां पे ये भी निकल जाते हैं और ये भी निकल जाते हैं, पोर्तुगीज भी निकल जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं बात करूं तो यहां से एक लाइन डाली जाती है, जैसा कि मैं यहां पे बताता हूं आपको, इस समुद्र के बीच में ना एक लाइन डाली जाती है, यहां पे इस समुद्र के बीच में एक लाइन डाली जाती है, और ये जो लाइन डाली जाती है ना, इसके इधर में कौन होता है बेटा, इसके इधर में होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, ठीक है। और इधर की साइड में जो जाते हैं वो जाते हैं कौन, स्पेनिश, कौन जाते हैं बेटा, स्पेनिश, ओके। और इधर की साइड में जो जाते हैं वो कौन जाते हैं बेटा, पोर्तुगीज, पोर्तुगीज, ओके। अब देखिएगा हमारे पास जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड में हम क्या कौन जा रहे हैं बेटा, पोर्तुगीज जा रहे हैं, और ये जा रहे हैं वेस्टर्न साइड में, क्या लेने, इंडिया को ढूंढने। तो हम इंडिया को ढूंढने जा रहे हैं, तो ये आपके पास एक लाइन डाली जाती है जिसको आप टोडिसल्स की लाइंस भी बोलते हो, ओके। अब देखो यहां पे मैंने आपको बता भी रखा है कि एक पानी के बीच में एक लाइन डाली जाती है, और ये लाइन डाली जाती है, इसको बोला गया 1494 के अंदर ट्रीटी ऑफ टोडिसल्स, ट्रीटी ऑफ टोडिसल्स, ओके। तो यहां पे देखो इस साइड की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास वेस्ट वाला पार्ट है, और इस साइड का आपके पास ईस्ट वाला पार्ट है, ओके। और अगर हमारे पास यहां पे देखोगे कि स्पेन और पोर्तुगीज दोनों के दोनों निकल चुके हैं, दोनों के दोनों निकल चुके हैं, तो इधर की साइड में कौन जाएंगे बेटा, पोर्तुगीज जाएंगे, और इधर की साइड में कौन जाएंगे बेटा, आपके पास स्पेनिश जाएंगे, ओके, कौन जाएंगे बेटा, स्पेनिश जाएंगे। और ये 1494 के अंदर ये ट्रीटी होती है स्पेन और पोर्तुगीज के बीच में, कौन सी, नाम याद रखना, टोडिसल्स, 94 के अंदर। इसके थ्रू ये इंडिया की बस खोज कर रहे हैं कि इधर का राज पोर्तुगीज का और इधर का राज स्पेन का। अब देखो हमारे पास ये मैंने यहां पे लिख भी रखा है, स्पेन वॉज कंट्रोल एवरीथिंग वेस्ट, कि वेस्ट लाइन में आपका स्पेन का कंट्रोल होगा और पोर्तुगीज का ईस्ट साइड में आपका कंट्रोल होगा, ओके। अब देखिएगा कि अगली बात मैं बात करता हूं वास्को डिगामा, जिसको आपने नाम सुना होगा, ओके। बेटा आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप ऐसा करिएगा, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस रट सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके। वो आप ही लोग होते हो जिनका सिलेक्शन इन्हीं कारणों के कारण नहीं होता है, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। आपको पता है जब तक आप कंसेप्ट आपका ठीक नहीं होता, आप क्वेश्चंस लगाते रहते हो। आप कंसेप्ट कैसे लगाओगे, आपको पता है जब विदाउट कंसेप्ट आप हिस्ट्री ज्योग्राफी इनके क्वेश्चंस लगाओगे तो आपका दिमाग और डबल खराब होगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा चीजें आपको रटनी पड़ेगी, है ना। और वो जब ज्यादा रटनी पड़ेगी तो दिमाग पे लोड ज्यादा पड़ेगा। लेकिन इन चीजों को शायद आप सुन लोगे ना, क्योंकि इनको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है, इनको याद नहीं किया जाता, इनको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। तो आप जब क्वेश्चंस करोगे ना, आपका दिमाग वर्क करता है कि अच्छा ऐसा यहां पे होता है, तो एलिमिनेशन टेक्निक बाद में यूज होती है, ओके। चलेगा, आगे बात करते हैं। यहां पे ये पोर्तुगीज और आपके पास स्पेन वाले आपके पास यहां पे बैठे हुए हैं। अब ये कहां पे जाना चाहते हैं, इंडिया में जाना चाहते हैं। तो यहां से ये निकलते हैं निकलते हैं निकलते हैं निकलते हैं। अब देखो बेटा, मैंने बोला ना यहां पे एक लाइन डाली गई, इधर की साइड में कौन राज करेगा, पोर्तुगीज, और इधर की साइड में कौन राज करेगा, स्पेन। तो इधर अमेरिका वगैरह है ना जो आज की तारीख में, उधर आप मैक्सिमम स्पेन यूज होती है, स्पेन की भाषा वहां पे यूज होती है, क्योंकि उधर की साइड में कौन गए थे, स्पेनिश गए थे। अब देखिएगा हमारे पास 1497 के अंदर आपने नाम तो सुना होगा वास्को डिगामा, ओके, जो कि आपके पास ये रहा, वास्को डिगामा आया था। अब वहां पे रटते हो ना आप डायरेक्टली कि हाँ वास्को डिगामा की इंडिया में कब आया था, कहां पे आया था, वो कैसे रटते हो, नहीं पता होता कंसेप्ट, और को थोड़ा सा डेप्थ में चला जाएगा तो आप छोड़ के आ जाओगे उसको, ठीक है। वो इसलिए छोड़ के आते हो कि आपने पढ़े नहीं, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके। तो उससे कुछ नहीं होगा, जब पढ़ोगे तभी आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है कि अच्छा पूरी पिक्चर दिमाग में चलती है, ऐसा होता है ऐसा होता है। नॉन टेक बार बार पढ़ना नहीं होता, एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो उसके बाद बस क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करते जाओ, ठीक है। बस मेहनत तो लगती है ना,
1497 के अंदर वास्को डिगामा ये जो आपके पास लिस्बन से अपना जहाज लेके निकला था। ओके, नीचे आपके पास ये साउथ अफ्रीका है। ओके, तो ये यहां से निकलता निकलता यहां पे आ गया था बेटा, कहां पे, यहां पे मोम्बासा। ओके, अब ये मोम्बासा जाके बैठ गया थोड़ी देर, अब यहां पे थोड़ी देर रुका, तो यहां पे आपने देखा ना कि यहां पे अरेबियन ने अपना कंट्रोल तो कर ही रखा था, ऐसा नहीं कि यहां पे अरेबियन नहीं थे, अरेबियन का तो कंट्रोल था ही सही। तो यहां पे अरेबियन ने इस पे अटैक भी किया, मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो उस चीज में सफल नहीं हुए। तो यहां पे इसको कुछ आदमी मिल गए गुजराती, जो कि भारतीय थे, और इन गुजरातियों को पकड़ के बोला कि यार हमें इंडिया का रास्ता दिखाओ, इंडिया कहां पे है। तो उनको अपने जहाज में बिठाया और वो उसी के अकॉर्डिंग यहां से अपना जहाज लेके इंडिया की ओर निकले। तो यहां पे 1497 के अंदर, सॉरी 1497 में तो यहां पे पहुंचा था वास्को डिगामा मोम्बासा के अंदर, और 1498 के अंदर वो इंडिया में पहुंचा था। और कहां पे पहुंचा था सबसे पहले, कैलीकट के अंदर, यहां पे कैलीकट है केरला साइड में, तो वहां पे ये सबसे पहले पहुंचा था। बात क्लियर? तो आपके पास ये बात मैंने यहां पे लिख रखी है। ओके, सबसे पहले कहां पे पहुंचा था, अफ्रीका कोस्ट पे, उसके बाद वो होता हुआ कहां पे पहुंचा था, 1498 के अंदर कैलीकट पे वो पहुंचा था। अब देखो कैलीकट में जैसे ही पहुंचा, ये 1498 की बात चल रही है बेटा, 1498 की बात चल रही है। अब वहां पे जब कैलीकट में यहां का राजा था कौन, जेमोरिन। कौन था, जेमोरिन। ये जेमोरिन वहां का राजा था, उससे मुलाकात करता था और उससे मुलाकात करके बोलता था कि आप है ना, हमको ट्रेड करना है, यहाँ पे हमको ट्रेड करने दीजिएगा, ऐसी बातचीत उससे करता है। लेकिन आपको पता है थोड़ा बहुत आपको अच्छे से पता है, अब आपके दिमाग में चीजें बैठ चुकी है, क्योंकि ये अरेबियन है, और अरेबियन के पास तो लैंड रूट भी है इंडिया का, सी रूट भी है, और ये रेड सी वाला एरिया है। तो यहाँ पर राज किसका था, अरेबियन का राज था। तो यही सामान लेके आते थे इंडिया से। तो अब अरेबियन तो खुश थोड़ी होंगे, अरेबियन तो नाराज होंगे ना कि भाई साहब ये यहाँ पे क्या लेने आ गए, ये पोर्तुगीज इंडिया तक पहुंच गए हैं। तो भाई साहब अरेबियनों ने यहां से लड़ाई शुरू कर दी थी इससे आने के बाद, कि भाई साहब जेमोरिन से बोला कि आप इनके साथ ट्रेड मत करो, ट्रेड के लिए मना किया था। ओके, और यहां पे भी भाई साहब पोर्तुगीज थे यहाँ के, लड़ाई हुई यहां पे, इसको मारने की कोशिश की गई, लेकिन यहां पे भी वो मार नहीं पाए। तो वास्को डिगामा क्या करता है कि यहां पे आने के बाद वो यहां से कि वापिस जा रहा था, तो जाने से पहले उसने सोचा कि मेरा जहाज खाली जाएगा, तो इसमें आप जितना भी मसाला आपके पास है ना, तो वो मसाला मेरे उसके अंदर भर दीजिएगा, मेरे जहाज के अंदर भर दीजिएगा, तो वो मैं वापस इंडिया वहां पे लेके चला जाऊंगा, वहां पे बेच दूंगा। तो अपने उसके अंदर सामान को भर लेता है और यहाँ पे पहुंचता है, और उस सामान को, उस मसाले को यूरोप में वो सेल करता है। जब उस माल को वो यूरोप में सेल करता है, तो उसको तब जाके पता लगता है कि ये जो भाई साहब, हम तो सोच रहे थे कि महंगाई क्यों हो रही है, यहाँ पे महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उनको पता लगा कि ये जो अरेबियन है ना, वहां पे 10 रुपए की चीज को यहाँ पे 100 रुपए की बेचते हैं, मतलब 100 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेचते हैं, मतलब 10 गुना ज्यादा पैसा ये लेते हैं। तब जाके इनके अंदर वो रुइनेसा की भावना जगी थी, और ये सब के सब इंडिया की खोज में लग गए थे, और ऐसे खोजते खोजते वास्को डिगामा 1498 के अंदर इंडिया पहुंचा था। सबसे पहले कहां पे पहुंचा था, कैलीकट में। ओके, अब देखो यहां पे मैंने बोला ना, अरेबियों से लड़ाई तो होगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड वो करते थे, उनको पसंद नहीं आएगा कि आप यहाँ पे आके ट्रेड करो, क्योंकि उनको तो मुनाफा हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, तो उनको भी पसंद नहीं आया था। अब देखिएगा, यहाँ पे आके थोड़ी देर रुक के वापिस चला जाता है। ये आपके पास मसाला था, इनका ट्रेड होता था, इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, साउथ इंडिया के अंदर। अब देखो बीच में आपके पास यूरोपियन हेड बाय इंडियन स्पाइसेस थ्रू अरेबियन मिडलमैन, क्योंकि पहले वास्को डिगामा जब तक इंडिया नहीं पहुंचा था, उससे पहले जो यूरोपियन कंट्रियां थी, भले पोर्तुगीज हो तो ठीक है, स्पेन वाले हो तो ठीक है, या इटली वाले हो तो ठीक है, कोई से भी यूरोपियन हो, वो सब के सब अरेबियनों से ही अपना सामान लेते थे, जो भी माल आता था वो उन्हीं से लेते थे, सारे स्पाइसेस, क्योंकि स्पाइसेस की तो डिमांड लगती है ना, खाने नहीं तो खाना अच्छा लगेगा ही नहीं उनको, तो वो सारा का सारा किससे लेते थे, अरेबियन से। और अरेबियन बहुत 10 गुना ज्यादा पैसा लेते थे, तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होता था। तो ज्यादा प्रॉफिट होता था तो मतलब उनको, अरेबियन को तो मजा आ रहा था, लेकिन नुकसान किसका हो रहा था, इटली वालों का, यूरोपियन कंट्री का हो रहा था। अब हमारे पास, अब देखो मैंने यहाँ पे यही बात यहाँ पे लिख रखी है कि यूरोपियन हेड बाय इंडियन स्पाइसेस थ्रू अरेबियन मिडलमैन से लेते थे, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था, बहुत ज्यादा खर्चीला होता था। ओके, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। विद डायरेक्ट एक्सेस एस्टैब्लिश्ड बाय वास्को डिगामा द प्राइस केम डाउन ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। मैंने बोला, अभी अभी मैंने बोल ही दिया
कि उसने देखा कि प्राइस 10 गुना ज्यादा ले रहे हैं अरेबियन, भाई साहब इनसे सामान क्यों लेंगे। ओके, अब देखो 1500 के अंदर सुनते जाइएगा, ये सन याद रखना। वास्को डिगामा के बाद उन्होंने भाई साहब किसको भेजा, पेड्रो एल्वराज केब्राल, नाम याद रखना, बस नाम याद रखने की जरूरत है, सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। पेड्रो एल्वराज केब्राल नेगोशिएशन विद जेमोरिन स्टैब्लिश अ फैक्ट्री कैलिकट। ये जो केब्राल है, जो उन्होंने नया वहां का नया गवर्नर है, ये भेजा वास्को डिगामा ने कि आप जाइएगा और जेमोरिन से बात करिए और कि यहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री डाल सकते हैं क्या। तो फैक्ट्री वैक्ट्री डालने की थोड़ी बहुत बातें हो गई, और जैसे ही फैक्ट्री डालने की बातें हुई तो अरेबियन चुप थोड़ी बैठेंगे, अरेबियन तो लड़ेंगे, क्योंकि अरेबियन भाई साहब, अरेबियन को गुस्सा आ रहा है ना कि ये यहाँ पे आए ही क्यों, तो अरेबियन इनसे लड़ेंगे पेड्रो केब्राल से। और जैसे ही केब्राल से लड़ेंगे यहाँ पे, तो भाई साहब मतलब बहुत सारे मतलब मैं आपसे बात करूं यहाँ पे ये देखो, इन रिटेलिएशंस अटैक केब्राल बॉम्बार्ड कैलिकट विद द शिप। जो यहाँ पे ये शिप आ रही है, मैं अगर बात करूं केब्राल की, क्योंकि अब तो ये वाला रूट तो लेते नहीं थे, इस रूट से ये जो सारी शिप आ रही है ना, इस रूट से सारी शिप आ रही है, तो ये अरेबियन की शिप यहाँ पे होती थी, ये अरेबियन की शिप थी, तो ये अरेबियन ने क्या किया, इनकी शिप पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही पेड्राल की जो केब्राल था, ओके एल्वराज पेड्रो केब्राल, तो जैसे ही इस पे अटैक करना शुरू किया, तो उसके बाद भाई साहब गुस्सा आया केब्राल को, और केब्राल ने जैसे ही गुस्सा आया ना, तो हाईजेक अरेब मर्चेंट शिप, उसने सारे के सारे मैक्सिमम अरेब मर्चेंट को शिप को हाईजेक कर लिया, ओके, एट कैलिकट हार्बर एंड किल 100 ऑफ क्रू, और 100 से ज्यादा जो भी उनके शिप थे सबको उन्होंने मार दिया, मतलब खराब कर दिया, मतलब तोड़ दिया फोड़ दिया, मारेगा कैसे जहाजों को, ओके, उनको तहस नहस कर दिया 100 से ज्यादा शिप को। अब देखो यहां पे रिजल्ट मोर एडवांटेज ट्रीटीज फॉर केब्राल विद कैलिकट एंड कैनेनोर। अब देखो यहाँ पे बात तो यही है ना कि अब इससे ज्यादा लड़ोगे तो कुछ ना कुछ मामला और खराब हो जाएगा, ओके, तो इससे तो अच्छा है कि आप ट्रीटी साइन कर लो, मतलब संधि साइन कर लो, उसी में फायदा है, नहीं तो दोनों को नुकसान है, अरेबियन को भी नुकसान है और इसको भी नुकसान है। और इससे जेमोरिन भी थोड़ा सा गुस्सा हुआ कि यार तुम मेरे तट पे आके तुम क्यों क्यों लड़ाई कर रहे हो, यहाँ पे आके तुम कहाँ के, और यहाँ पे आके आप खून खराब आप कर रहे हो, ठीक है। अब देखिएगा 1501 में भाई साहब वास्को डिगामा एक बार फिर आता है इंडिया की यात्रा पे, ओके, देखने आता है कि क्या क्या चल रहा है इंडिया में, ओके। तो जैसे ही वो आता है तो यहाँ पे देखता है उस टाइम पे जेमोरिन इनिशियली रिफ्यूज टू एक्सक्लूड द अरेब फ्रॉम ट्रेडिंग विद मालाबार, रूल्स आउट ऑफ मोनोपोली इन फेवर ऑफ पोर्तुगीज। अब वो जो जेमोरिन राजा था, अब वो अरेबियन के साथ है ना ज्यादा माल का व्यापार नहीं करता था, वो पोर्तुगीज के साथ करने लग गया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वास्को डिगामा कहाँ पे आया था बेटा, कैलिकट पे आया था, ये रहा कैलिकट। उसके बाद ये नई फैक्ट्री कहाँ पे बनाते हैं बेटा, नया ट्रेड यहाँ पे बनाते हैं, नई फैक्ट्री आपकी यहाँ पे बनती है कैन्नौर पे। फिर अगली कहाँ पे बनाते हैं बेटा, यहाँ पे कोची पे, ओके, ये जो कोची है, कोची पे, ये कोची वाले कैलिकट वाले ये इनके सबसे पहले सेंटर होते हैं, यहाँ से वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ओके। मसाले के लिए लड़ाई, बिल्कुल सही है, मसाले के लिए लड़ाई चल रही है। अब धीरे धीरे करते करते देख लो बेटा, ये बात करूं तो इंडिया में जितने भी जहां जहां पानी टच हो रहा है, जहां जहां समुद्र का पानी मिलता है, क्योंकि ये तो जहाज है इनके पास, तो जहां जहां समुद्र का पानी टच होता है वहां वहां पे देखो पोर्तुगीज की फैक्ट्रियां लग जाती हैं। आने वाले टाइम पे इतनी जगह पे पोर्तुगीज अपनी फैक्ट्रियां डाल देते हैं, बस में बंगाल हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, पलिकट हो गया, ये सारी जगह पे अपनी फैक्ट्रियां डाल देते हैं, क्योंकि सबको चाहिए था कि धंधे में भाई मुनाफा हो, लॉस तो नहीं चाहिए। अब देखिएगा कि अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे, इसके बाद 1505 के अंदर नाम याद रखना, बाकी एक तो वास्को डिगामा याद रखना, बीच वाला याद रहे या ना रहे, केब्राल याद रहे ना रहे, लेकिन ये नाम याद रखना, दिस नाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आता है अपॉइंटेड पोर्तुगीज गवर्नर टू इंडिया, ये नया गवर्नर इंडिया के लिए भेजा जाता है, ओके, बात समझ में आया, नया गवर्नर इंडिया के लिए भेजा जाता है पोर्तुगीज की ओर से नया। 1507 के अंदर कंबाइन विद ममलुक इजिप्ट इन सल्तनत ऑफ गुजरात और डिफेक्ट द पोर्तुगीज एट ड्यू, ओके। अब देखो यहां पे मैं बात कर रहा हूं, इजिप्ट की हमारे पास नेवी और गुजरात की नेवी यहां पे मिलके यहां पे पोर्तुगीज को हरा देती है। मतलब इजिप्ट कहां पे था आपके पास, अगर मैं बात करूं तो इजिप्ट की मैं बात करूं, ओके, ये इस पे इधर आपके पास इजिप्ट आता है, ओके, ये इजिप्ट वाली आर्मी इधर वाली, और दूसरी आपके पास कौन सी बेटा,
इजिप्ट इजिप्ट वाली और गुजरात वाली, ये दोनों मिलके बेटा पोर्तुगीज को कहां पे हरा देते हैं, दीव के अंदर हरा देती है। और वहां पे जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, नाम याद रखना, 10 से 20 बार पढ़ोगे तब जाके नाम याद आएगा, लेकिन नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो वहां पे अल्मेडा के सन की मृत्यु हो जाती है। अल्मेडा सन किल्ड, इस लड़ाई के अंदर जब ये लड़ाई करते हैं तो पोर्तुगीज हार जाते हैं और अल्मेडा के सन की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अब जो युद्ध होगा दीव पे, दीव समझ रहे हो दीव कहां पे है, दीव यहाँ पे, ये वाला पोर्शन, ये रहा दीव, ये रहा, यहां पे लड़ाई चल रही है बेटा। अब जैसे ही इस पे आपके पास देखिएगा, दीव पे जैसे ही लड़ाई होती है तो यहाँ पे अल्मेडा का जो सन है वो यहाँ पे मर जाता है। और यहाँ पे 1509 के अंदर बैटल ऑफ दीव होता है, फिर से लड़ाई होती है 1507 के बाद 1509 के अंदर, क्योंकि बदला तो लेंगे ना भाई, पोर्तुगीज ऐसे पैसे पीछे कैसे हट जाएंगे। तो सामने किसकी आर्मी थी, एक तो इजिप्ट की थी, एक गुजरात के सल्तनत की थी, एक जेमोरिन ऑफ कैलिकट की थी। ओके, अब जेमोरिन भी क्या हुआ, नाराज हो गया था पोर्तुगीज से, तो अब ये भी इनके साथ मिलके पोर्तुगीज से लड़ाई कर रहा था। तो अब ये सारे किससे लड़ रहे हैं, पोर्तुगीज से। ओके, अब देखिएगा कि यहां पे ब्लू वाटर पॉलिसी इसको नाम दिया गया है, और ये नाम आपको याद रखना, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके टाइम पे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का मानना था कि जिसका समुद्र पे राज है ना, जो जिसकी मतलब समुद्र पे सबसे ज्यादा पावर है ना, तो वही हर जगह पर राज कर सकता है। ऐसा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का मानना था कि लैंड से ज्यादा समुद्र में पावरफुल होना जरूरी है, जिसकी नेवी स्ट्रॉन्ग है वो हर जगह पर राज कर सकता है, ऐसा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का मानना था। लेकिन ये उनकी बात गलत थी कि समुद्र में आपकी नेवी स्ट्रॉन्ग है तो आप हर जगह स्ट्रॉन्ग हो, नहीं। अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने यह बोला था कि आप लैंड पे भी स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको, और नेवी में भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो दोनों पे अगर आप स्ट्रांग हो तो आप राज कर सकते हो, एक पे स्ट्रांग हो गए तो आप राज नहीं कर सकते। इसलिए पोर्तुगीज ज्यादा टाइम तक टिके नहीं। रीजन मेन एक रीजन तो ये भी निकल के आता है क्योंकि उन्होंने लैंड को ज्यादा समझा नहीं, कि उन्होंने लैंड पे इतनी पावर थी नहीं, लेकिन उनको उनकी नेवी में सबसे ज्यादा पावर थी, नेवी में उनको कोई हरा ही नहीं सकता था, इतनी बड़ी पावर थी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यही है कि भाई साहब अब हमारे पास समुद्र पे हमारा ही राज है, समुद्र पे और किसी का भी राज नहीं है। देखो इसके बाद आता है अल्फोंसो डी एल्बुक्यूर्की, नाम याद रखना, अल्फोंसो डी एल्बुक्यूर्की। ये नेक्स्ट गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद। उसके बाद का ये सक्सेड अल्मेडा, अल्मेडा के बाद का नया गवर्नर है पोर्तुगीज का। देखो यहां पे कंप्लीट अल्मेडा विजन एंड सिक्योर पोर्तुगीज स्ट्रेटजी और कंट्रोल ओवर द इंडियन ओशियन। ओके, अब इनका मतलब इनकी स्ट्रेटजी पूरी ये थी कि भाई साहब समुद्र पे राज करो, नेवी स्ट्रॉन्ग करो, बस इससे इसके अलावा उनको कोई लेना देना नहीं था। समुद्र पे राज कर लिया तो हम सब पे राज कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। अब देखो यहाँ पे भाई साहब एल्बुक्यूर्क ने क्या किया, एल्बुक्यूर्क ने क्या किया, अब समुद्र से जो भी नेवी आएगी, भले अरेबियन की नेवी हो या किसी भी इंसान की नेवी हो, तो सबको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि समुद्र पे हमारा राज है। और वाकई में था भी सही, ऐसा नहीं कि उनका राज नहीं था, समुद्र में उनका राज भी था। ओके, और ये अपनी जो जहाज था ना पानी का, उस पर भाई साहब कैनन लेके चलते थे, मतलब वो कैनन समझते हो ना, बड़ी बड़ी तोपें, उसको लगा के चलते थे कि कोई भी आए तो डायरेक्टली उड़ा दो। तो समुद्र में सब इनसे डरते थे, बहुत इंसान थे ये। ओके, और सबसे टोल वसूलने लग गए थे। अब 1510 के अंदर क्या हुआ, एल्बुक्यूर्क जो आ रहा है नेक्स्ट गवर्नर, इसने क्या किया कि गोवा को है ना छीन लिया, किससे, सुल्तान ऑफ बीजापुर। जो बीजापुर का सुल्तान था उससे गोवा को इसने छीन लिया और उसको अपने अंडर में ले लिया। अब देखिएगा एल्बुक्यूर्क की एक बात आपको अच्छी लगेगी, शायद आपको ऐसी बातें ज्यादा समझ में आती हैं। एल्बुक्यूर्क ने क्या किया कि भाई साहब इस इंडिया पे अपन को राज करना है, और अगर इंडिया पे अपन को राज करना है तो सबसे पहले एक काम करो, यहाँ की जितनी भी लेडीज है ना सबसे शादी करो। ओके, लोकल गांव वाइफ्स सबसे आप शादी करो। ऐसा क्यों बोल रहा था, कि शादी करो, बच्चे पैदा करो और उनको अपनी आर्मी बनाओ और अपनी आर्मी बिल्डअप करो। आर्मी जितनी बड़ी होगी वैसे हम इन पे राज करते रहेंगे। तो ऐसा एल्बुक्यूर्क ने बोला। देखिएगा अब इनके अंडर में बेटा ये जो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें ना, आलू जिसे आप आज खाते हो, तो ये आलू की खेती भी बेटा पोर्तुगीज ही लेके आए थे। ओके, पोटैटो इसको भी वही लेके आए थे। जिसे आप खाते हो दूसरा तंबाकू, टोबैको, जिसे आप जानते हो टोबैको, इसे भी वही लेके आए थे। इसकी खेती करना भी इंडिया को उन्होंने ही सिखाया था। कोकोनट के प्लांट कैसे लगाने हैं, इनका प्लांटेशन भी पोर्तुगीज ही लेके आए थे। तो बहुत सारी चीजें लेके आए थे कि ऐसे ऐसे प्लांटेशन करो, ऐसी चीजें ये सिखा के भी गए थे इंडिया को।
ओके। तो और दूसरा हमारे पास यहाँ पे इन्होंने एक काम किया था बेटा, ये याद रखना, अल्फोंसो एल्बुक्यूर्क ने एक बात की थी कि जो सती प्रथा थी ना इंडिया के अंदर, कि पति मर जाने के बाद उसकी वाइफ को जिंदा ही आग के अंदर डाल देते थे, आपको पता है। तो उन्होंने भाई साहब इस टाइम पे सती को अबोलिश भी किया था, सती प्रथा को हटाओ, ये उन्होंने यहाँ पे पहला नियम कानून बनाया था। ठीक है, अब देखिएगा कि आगे हम बात करते हैं। इनके बाद आए थे नीनो दा चुन्ना, नीनो जो कुन्ना बोलते हैं इनको। इनका कोई ज्यादा रोल नहीं है, बस नाम याद रख लो अगर हो जाए तो, नहीं तो इतना याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, 1535 के अंदर उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी, पोर्तुगीज ने, कहां पे, दीव के अंदर। ओके, और देखो दीव के अंदर अपनी फैक्ट्री बना ली क्योंकि दीव को उन्होंने जीत लिया। जीतने के बाद अब देखो भाई साहब क्या होता है कि अब ये जो टाइम है ना, थोड़ा सा याद करो। हुमायूं का नाम सुना है आपने, दूसरा बाबर का नाम सुना है, तीसरा आपने अकबर का नाम सुना है, सुना है ना। अकबर से तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप का 1576 के अंदर। ओके, और यहां पे बाबर राणा सांगा से लड़ा था, आपको याद होगा। ओके, अब देखिएगा यहां पे हुमायूं, तो हुमायूं की बात हो रही है बेटा 1536 के अंदर। मतलब जो मुगल थे, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे उस टाइम पे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ओके, तो मैं हुमायूं की बात कर रहा हूं। तो उस टाइम पे गुजरात का जो सुल्तान था बहादुर शाह, उन्होंने भाई साहब हेल्प मांगी किससे, पोर्तुगीज से। ये जो सुल्तान है इसने पोर्तुगीज से हेल्प मांगी कि आप आओ हमारी रक्षा करो, क्योंकि हुमायूं हम पे राज कर रहा है। तो पोर्तुगीज ने कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, हम आपका सपोर्ट कर देंगे। इन्होंने इनका सपोर्ट किया और हुमायूं को यहां से भगा दिया, ओके, गुजरात से। फिर फाइनली क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में रिलेशन बिगड़ गया। ये जो बहादुर शाह है, बहादुर शाह ये वो वाला नहीं है जो आपके पास 1709 के अंदर आपके पास है, वो बहादुर शाह नहीं है, ये दूसरा बहादुर शाह है इस टाइम का। बहादुर शाह और हमारे पास पोर्तुगीज के बीच में रिलेशंस यहां पे बिगड़ गया। ओके, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, रिलेशंस बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद क्या हुआ कि जो बहादुर था, जो सुल्तान बहादुर शाह था, इन्होंने एक काम किया कि पोर्तुगीज का जो आर्मी को जो लीड कर रहा था ना, वाइसरॉय, उसको अपनी जगह पे बुलाया और उसको बुला के उसका मर्डर कर दिया। समझ रहे हो, 1537 के अंदर सुल्तान बहादुर शाह ने नेगोशिएशंस विद पोर्तुगीज आर्मी टू लीव दीव। ओके, उन्होंने बोला कि आप दीव को छोड़ दो, पोर्तुगीज से बोला कि अब दीव हमारे अंडर में हम करना चाहते हैं, ऐसा बहादुर शाह ने बोला। इनका भी मन बदल गया, भाई साहब रक्षा तो की थी भाई साहब पोर्तुगीज ने, लेकिन अब ये बोले कि दीव हमारे को दे दो। तो पोर्तुगीज कैसे दे देंगे, पोर्तुगीज तो बोलेंगे ना हमने आपका साथ दिया था, हम क्यों दे देंगे आपको। तो उन्होंने पोर्तुगीज के वाइसरॉय को बुलाया अपनी शिप में कि आप आइए, हम थोड़ा सा ट्रीटी व्रीटी साइन कर लेते हैं, कुछ ना कुछ। तो उस बहाने बुला लिया और उसको उड़ा दिया, उसको मार दिया। तो ये मर्डर कर देते हैं पोर्तुगीज के वाइसरॉय की, और 1538 के अंदर सीज कर देते हैं वो दीव। अब क्या होता है कि आपको पता है सारी चीजें चलती रहती है, पोर्तुगीज ऐसा नहीं है, चलते रहते हैं, बीच में बहुत सारी लड़ाई आती है, लेकिन बीच वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको पता है पहले आने वाले भी इंडिया में पोर्तुगीज थे, सबसे बाद में जाने वाले भी पोर्तुगीज थे। तो ये 1961 तक इंडिया के अंदर ये रहते हैं। ओके, लास्ट में आपने देखा होगा गोवा, ओके, गोवा को अपन इन्हीं से अलग करते हैं। और आप देख सकते हो कि गोवा में जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई है, वहां पे घर वगैरह थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, अगर इंडिया में बाकी जगह से अपन कंपेयर करते हो। लास्ट में वहां पे उन्हीं का राज था, फिर 1961 में वो भी अपन ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। अब देखिएगा कि हमारे पास अगर थोड़ी सी मैं बात करता हूँ, मतलब हमारे पास ये है कि मतलब ये जो पोर्तुगीज है ना, ये मतलब इंग्लिश वाले जो आए वो यहाँ पे राज करके चले गए, लेकिन ऐसा क्या था कि पोर्तुगीज यहाँ पे राज करके नहीं गए। इनमें क्या कमियां थी, पहली कमी तो आपको दिमाग में बिठा लो कि पहली कमी तो ये समझ में आई कि इन्होंने बोला कि भाई सर लैंड पे मजबूत होना जरूरी नहीं है, आपकी शिप पे मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी शिप पे मतलब समुद्र पे अगर आपका राज है तो आपका उस जगह पे आपका राज है, ऐसा इनका मानना था, जो कि गलत था। दूसरी अगर मैं कमी बताऊं तो भाई साहब इनको जो कंट्रोल करता था ना, इनको कंट्रोल किया जाता था पोर्तुगीज का किंग, वहां से करता था। इंडिया में जो भी वाइसरॉय होगा उसको कंट्रोल कौन करेगा, वहां से पोर्तुगीज में जो बैठा हुआ है वहां का किंग उन्हें कंट्रोल करता था। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो तीसरी बात ये थी कि ये इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन जब इंडिया में आए तो इनका ऐसा था कि
ये रिलीजन्स होते ना अपने धर्म के बहुत पक्के थे, कट्टर थे। मतलब ये आए तो आते ही इन्होंने एक काम किया कि भाई साहब जो भी मिले सबको है ना क्रिश्चियन के अंदर कन्वर्ट करो। सबसे पहले इन्होंने हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना शुरू नहीं किया, सबसे पहले इन्होंने मुस्लिमों को क्रिश्चियन के अंदर कन्वर्ट करना शुरू किया। लेकिन वो धीरे धीरे भाई साहब हिंदुओं को भी क्रिश्चियन के अंदर कन्वर्ट करने लग गए। और मतलब ये जो इनका जो क्रिश्चियनिटी का जो चल रहा था ये बहुत खतरनाक चल रहा था। ऐसा नहीं कि मतलब नॉर्मल चला है, बहुत खतरनाक चला है। ये अपने धर्म के इतने पक्के थे, पूछो मत कि जो भी बोल मिले ना उससे बोलो कि क्रिश्चियन धर्म अपनाओ, नहीं अपना रहा तो भी मनाओ। ओके, तो ये क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए सभी को बोलते कि आप क्रिश्चियन में आ जाओ, क्रिश्चियन में आ जाओ, क्रिश्चियन में ये है। तो ये क्रिश्चियनिटी इनका टॉप पे था, अपने रिलीजन्स को बहुत ज्यादा मानते थे ये। तो तीसरा इनका डूबने का ये भी चक्कर रहा रिलीजन्स के कारण। बात समझ में आया? अब देखिएगा मैंने यहां पे यही बात बोल रहा हूं कि ये क्रिश्चियनिटी के कारण भी आधा डूबे हैं। ओके, अब देखो 1546 के अंदर आपके पास, आपको पता है इस टाइम पे अकबर होगा, थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो अगर अकबर के साथ जानते हो तो। इतना भी नहीं जानते तो 1576 के अंदर बेटा अकबर और महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो आपको पता है कि 1576 के अंदर अकबर है। तो अकबर है तो बेटा देखो इस टाइम पे क्या होता है, फ्रांसिस जेवियर स्टार्ट द इंक्यूशंस इन गोवा। ओके, मतलब ये इंक्यूशंस इन गोवा का मतलब क्या है कि वो चाहता है कि जो भी नॉन क्रिश्चियन है उनको सबको क्रिश्चियन के अंदर कन्वर्ट करो। 1546 से ये अभियान उन्होंने चला दिया था। ओके, अब ये सबको क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए बार बार प्रमोट कर रहे थे, बार बार उनको फोर्स कर रहे थे कि आप क्रिश्चियन के अंदर आ जाओ, क्रिश्चियन आप अपनाओ, क्रिश्चियन अच्छा है, क्रिश्चियन अच्छा है, ऐसा इनका चल रहा था। तो इन्होंने भाई साहब ये बार बार क्रिश्चियन मिशन लेके कहां पे जाते बेटा, अकबर के दरबार में जाते। अकबर के दरबार में क्यों जाते, आशा लेके चलते कि भाई साहब अगर अकबर ही हमारे अधीन हो जाएगा, अगर अकबर ही क्रिश्चियन मान लेगा, क्योंकि अकबर का तो पूरे इंडिया पे राज था, अगर वो क्रिश्चियन मान लेगा तो ये पूरे के पूरे जितने भी इंडिया में है सबके सब क्रिश्चियन हो जाएंगे। तो ये अकबर के बाद एक बार नहीं 3 से 4 बार ये अपना फरमान लेके गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट रीजन से ये आपको समझ में आया कि अपने धर्म के कितने पक्के थे, हद से भी ज्यादा अपने धर्म के पक्के थे। फाइनली फिर क्या हुआ, जब आपके पास नीनोदा सुना था, वो हुगली जो बंगाल में है वहां पे भी अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेते हैं। बोला ना नीचे वाले जहां जहां समुद्र टच करता है वहां वहां पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाल दी थी। अब देखो सर हमारे पास फिर अब 1579 के अंदर क्या होता है, मुगल एम्परर फरमान, मुगल एम्परर फरमान अलाउ टू पोर्तुगीज ट्रेडिंग बेस हुगली इन बंगाल। 1579 के अंदर मुगलों को एक फरमान जारी होता है कि आप हुगली के अंदर ट्रेड कर सकते हो, मतलब आप सामान इधर से उधर ले जा सकते हो, मतलब मसाला की आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ऐसा 1579 के अंदर होता है। बात समझ में आ गया? 1546 डियर 1546 है। अब देखो यहां पे इन्होंने अपना फोर्ट बना लिया बेटा, ट्रेडिंग करने के लिए कौन फोर्ट बनाता है, इन्होंने अपना फोर्ट भी बना लिया हुगली के अंदर। अब देखो भाई साहब जब ये हुगली के अंदर अपने फोर्ट वोर्ट बना के सब कुछ वहां पे मस्त ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बंगाल से सबसे ज्यादा ट्रेड होता था। अब उसी टाइम पे ये इतने जोश में आ गए, इतने, क्योंकि इनको फरमान तो आगे से जारी हो गया था। अब 1632 के अंदर इन्होंने क्या किया, जो मुगल की क्वीन थी, मुगल की जो क्वीन थी मुमताज, उसकी मेड मतलब उसकी स्लेव, उसकी जो दासियां थी, 2 दासियों को पोर्तुगीज ने कैप्चर कर लिया। ओके, उनके महल से, मतलब छोटी मोटी बात है कि पूरे इंडिया पे मुगल राज कर रहा है, आप उनके जो बेगम है उनकी दासियों को आप सीज कर रहे हो, मतलब उनको पकड़ लिया। जैसे उनको पकड़ लिया तो आपको पता है मतलब अब मुगल भाई से शांत थोड़ी बैठेगा। अब 1632 का टाइम है तो आपको पता अकबर तो नहीं होगा इस टाइम पे, तो अकबर के बाद उसका बेटा कौन था, शाहजहां। तो शाहजहां आया होगा, शाहजहां गुस्सा में आ गया। शाहजहां ने बोला कि भाई साहब ये जो मुगल है ना, इनको सॉरी जो ये पोर्तुगीज है ना, इनको पकड़ो और यहां से भगाओ इनको, ठीक है। तो वो वहां पे अपनी आर्मी को भेजता है और इनसे लड़ाई करता है, और लड़ाई करने के बाद वो इन हुगली से इनको 3 महीने के लिए यहां से भगा देता है, और हुगली कैप्चर बाय मुगल। अब हुगली जो है बंगाल में वो अब मुगलों के अधीन हो जाती है। अब देखो यहां से ये पूरा का पूरा भगा क्यों नहीं पाया पोर्तुगीज को, क्योंकि पोर्तुगीज ने एक बात बोली थी कि आप हमें भगा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, हम चले भी जाएंगे, लेकिन आपकी इकोनॉमी तो डाउन हो जाएगी ना, फिर आप ट्रेडिंग कैसे करोगे, क्योंकि आपको तो शिप चलाना ही नहीं आता, आपको तो शिप बनाना आता ही नहीं है, और शिप में तो हम महारत हासिल है, शिप में तो हमको कोई हरा ही नहीं सकता है। आपको जो भी सामान ले जाना शिप के थ्रू आपको ले जाना है, तो नुकसान आपको ही होगा, नुकसान हमको नहीं होगा। चलो हमको तो थोड़ा बहुत होगा लेकिन आपको भी तो उतना ही होगा। तो फिर शाहजहां छोड़ता है, बोलता है कि चलो ठीक है यार, करो आप ट्रेडिंग वेडिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करके ये सारी चीजें पोर्तुगीज के बारे में मैंने आपको बताया।
तो ये पूरी स्टोरी आपके दिमाग में बिठा लेना। मैं नहीं बोलता कि हर चीज आपके दिमाग में बैठे, हर चीज आपको याद हो, लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन सी चीज उन्होंने उसने चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, आपको याद रखना। वास्को डी गामा इंडिया कब आया था, कहाँ पे आया था, ये ड्यूरेशंस थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, इसलिए मैं आपको हिस्ट्री इस फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। कैसा लगा आप लोगों को सेशंस, याद हो गया? तो मैं सेशंस को आज का एंड कर दूं। आज पोर्तुगीज है, इसके बाद हम डच की बात करेंगे, इसके बाद अपन इंग्लिश की बात करेंगे, इसके बाद अपन फ्रेंच की बात करेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि सबसे लास्ट में आने वाला कौन था, फ्रांस था, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, देख लेना आप। ओके, तो चलेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।